नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अंधे क्लासेस में। आज जो हम पढ़ेंगे हमारा सबसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ समझना है, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। देखिए हमारा टॉपिक क्या है आज का। आज का टॉपिक है हमारा राइट टू एजुकेशन, RTE। इसे हम राइट टू एजुकेशन, RTE, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का लोक व्यापीकरण, इन चारों नाम से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं? राइट टू एजुकेशन, RTE, शिक्षा का लोक व्यापीकरण और शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, इन सभी नाम से हम इस एक्ट को जानते हैं। और इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं, इसे क्यों लागू किया गया, इसको लागू करने की क्या जरूरत थी, और इसके अंतर्गत हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, चलिए देखते हैं। जो हमारा राइट टू एजुकेशन RTE आया, कब आया हमारा, ये जो कानून है ये हमारा आया अगस्त 2009 में। कब आया? ये जो कानून है हमारा RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, अगस्त 2009 में आया। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कब आया, तो आपको बोलना है अगस्त 2009 में आया। लेकिन कानून लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। हाँ जी, कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। याद रखना है, कानून कब आया? अगस्त 2009 में। लेकिन यह कब लागू हुआ? इस कानून पे काम होना कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। ये दो बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमारे कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। राइट टू एजुकेशन की फुल फॉर्म, RTE की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन, है ना। हमसे पूछ सकते हैं RTE देके इसकी फुल फॉर्म बताइए, राइट टू एजुकेशन, एक क्वेश्चन बनता है। RTE कब आया? अगस्त 2009 में। लागू कब हुआ? अप्रैल 2010 में। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको अपने नंबर दे के जा सकता है। लेकिन आप अगर जरा सा भी कंफ्यूज होगे तो दिक्कत हो जाएगी। आया 2009 में और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। अब देखिए लोक व्यापीकरण। लोक व्यापीकरण का क्या अर्थ होता है? लोक व्यापीकरण का अर्थ है शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभ बनाना। क्या अर्थ है? शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभ बनाना। सुलभ अर्थात आसान बनाना। ऐसा तो नहीं ना कि सरकार ने स्कूल खोल दिए, शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी नीतियां ला दी, लेकिन जो स्कूल है वहां तक बच्चा पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब आप देखिए, आप पढ़ना चाहते हो, सरकार ने बहुत सारी नीतियां भी बना दी हैं, बहुत सारे स्कूल बना दिए हैं, लेकिन अगर आपका घर यहाँ पर है और स्कूल है यहाँ पर, तो क्या आप यहाँ से यहाँ जा पाएंगे? बहुत समस्या है ना। यहाँ से और यहाँ के बीच में बहुत सारी आपको दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि आपके घर वाले आपको इतनी दूर ना भेजना चाहें, छोटा बच्चा है। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक का रास्ता बहुत खराब हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत समय लगता हो, है ना। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उसका लोक व्यापीकरण, सुलभ बनाना, अर्थात शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति के पास ले जाना। स्कूलों को, हमें स्कूल, सरकार को स्कूल इस प्रकार बनाने हैं कि हर स्कूल बच्चे के घर के आसपास हो। देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। लोक व्यापीकरण के अंतर्गत दो बातें हमने देखी। पहली बात देखी कि शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभ बनाना है, अर्थात शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में उसकी मदद करनी है। दूसरा है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क। निःशुल्क मतलब क्या होता है? फ्री। अनिवार्य मतलब कंपलसरी। शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभ बनाना है। दूसरा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, या फिर हम सब कह सकते हैं कि किन किन बातों को ध्यान में रखकर राइट टू एजुकेशन का जो हमारा पैराग्राफ है, पैरामीटर है, वो हमने तय किया है। पहला आता है हमारा पहुंच।
पहुंच 2-3 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय। सरकार कहती है कि जो बच्चों के प्राथमिक विद्यालय हैं वो है उनके घर से 2 या 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होने चाहिए। अगर बच्चे का घर यहाँ है तो यहाँ स्कूल होना चाहिए, यहाँ स्कूल होना चाहिए, यहाँ स्कूल होना चाहिए, यहाँ स्कूल होना चाहिए, यहाँ स्कूल होना चाहिए। अर्थात जब बच्चा अपने घर से निकले प्राथमिक विद्यालय के लिए तो स्कूल उसके घर से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? पहुंच के लिए प्राथमिक विद्यालय पर कितनी दूरी तय की गई है? 2 या 3 किलोमीटर पर। ठीक है, क्वेश्चन आपका आ सकता है कि शिक्षा के लोक व्यापीकरण के अंतर्गत या राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत या फिर एनसीएफ के अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालय की दूरी है वो कितनी तय की गई है? 2 से 3 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये सारे नोट्स आपके एनसीएफ में से बनाए गए हैं, इसलिए इसको एनसीएफ के नोट्स भी आप मान सकते हैं। अब देखिए, 3 से 4 किलोमीटर पर माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। जो आपके माध्यमिक विद्यालय हैं और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं उनकी जो दूरी है आपके घर से 3 से 4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अर्थात अगर यह आपका घर है, बच्चे का घर है, तो 3 से 4 किलोमीटर के अंतर्गत क्या होना चाहिए? उसका स्कूल होना चाहिए। घर से 3 से 4 किलोमीटर के अंतर्गत दूरी पर उसका स्कूल होना चाहिए, है ना? समझ में आया? पहुंच में क्या हुआ? पहुंच में हमने 2 चीज देखी। प्राथमिक विद्यालय घर से 2-3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं होने चाहिए और माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। समझ में आया? अब आप देखिए, नामांकन, रजिस्ट्रेशन, इनरोलमेंट। सबसे पहले क्या जरूरी है? स्कूल तो हमने बना लिया, लेकिन बच्चों को स्कूल में दाखिला भी तो लेना चाहिए ना। तो सरकार का क्या काम है? क्या सुनिश्चित करना है उन्हें? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का नाम रजिस्टर करना। सरकार को यह सुनिश्चित करना है इस कानून के अंतर्गत कि हर बच्चा जिसकी उम्र 6 से लेकर 14 साल तक है उसका नाम स्कूल में लिखवाया जाए, उसका नाम स्कूल में रजिस्टर किया जाए। ठीक है, और नामांकन के अंतर्गत 2 बातें हमारी आती हैं। पहला आता है अपव्यय और दूसरा आता है अवरोध। जो अपव्यय और अवरोध है, इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि अपव्यय किसे कहते हैं और अवरोध किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। अगर बच्चा हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दे, कोई बच्चा है स्कूल जा रहा है, किन्हीं भी कारणवश वह हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दे, अर्थात दोबारा स्कूल में आए ही नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शिक्षा का अपव्यय। क्या कहते हैं उसे? शिक्षा का अपव्यय। अगर कोई बच्चा स्कूल में दाखिला तो लेता है, लेकिन उसके बाद जब वह स्कूल छोड़ता है तो हमेशा के लिए ही छोड़ देता है, अर्थात पढ़ाई बीच में छोड़कर दोबारा वापस आता ही नहीं है, उसे कहते हैं हम शिक्षा का अपव्यय। देखिए, पहली कक्षा में सबसे ज़्यादा 40% अपव्यय होता है। जो बच्चा पहली कक्षा में आता है, एडमिशन लेता है, तो पहली कक्षा में ही सबसे ज़्यादा ऐसा होता है कि बच्चे एडमिशन लेते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई पहली कक्षा में ही छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर बैठ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अपव्यय, हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जाना। दूसरा आता है हमारा अवरोध। अवरोध का अर्थात होता है बालक का एक कक्षा में फेल होने पर दोबारा पढ़ाई करना। बच्चा एक क्लास में फेल हो गया, लेकिन उसने फेल होने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं, बल्कि उसी कक्षा में दोबारा उसने एडमिशन ले लिया, तो उसे कहते हैं हम अवरोध। ठीक है, अपव्यय मतलब बच्चा हमेशा के लिए चला गया, अवरोध मतलब फेल हुआ बच्चा लेकिन उसने अपनी पढ़ाई दोबारा वहीं से शुरू कर दी। ठीक है, याद रहेगा। तीसरी बातों का हमारा ध्यान रखा जाता है रोके रखना। अब बच्चे का स्कूल में एडमिशन भी करा दिया है ना, उसको हमने अपव्यय और अवरोध से भी बचा दिया, तो अब हमारा क्या काम आता है? बच्चा स्कूल में एडमिशन कराना ही तो काफ़ी नहीं है ना, बच्चों को एडमिशन कराने के बाद उनका पढ़ना, क्लास में आना भी तो जरूरी है।
तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने कुछ स्कीम शुरू की जिसे हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं, है ना। मिड डे मील आपने सुना है ना, मिड डे मील के नाम से जानते हैं। सरकार ने ऐसा क्यों किया? हम मानते हैं, सरकार मानती है कि जो स्कूलों में बच्चे आते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे इस तबके से आते हैं कि उनके माँ बाप उनके लिए एक वक्त का खाना भी उनको उपलब्ध नहीं करा पाते, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, मिड डे मील स्टार्ट कर दिया ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को खाने के कारण स्कूल में भेजें। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कुपोषण। सरकार चाहती थी कि हम एक स्तर तक बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन तो दे पाएं ताकि वह कुपोषण का शिकार भी ना हो, ठीक है। रोके रखने के लिए क्या स्टार्ट किया हमने, मिड डे मील स्टार्ट कर दिया। मिड डे मील में भी आपके बहुत क्वेश्चंस फंसते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मिड डे मील का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया। देखिए, स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है वह 1925 मद्रास में शुरू हुआ था। कहाँ से आया था? 1925 मद्रास से। लेकिन क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले मिड डे मील कहाँ स्टार्ट हुआ? स्वतंत्रता के बाद 1995 में हरियाणा में मिड डे मील स्टार्ट हुआ। उस समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री, उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। मिड डे मील किस लिए होता है? बच्चों को स्कूल में रोके रखने के लिए। कंसेप्ट कब आया? 1925 में आया। कहाँ पर आया? मद्रास में आया। और स्वतंत्रता के बाद कब आया? 1995 में सबसे पहले हरियाणा में आया, ठीक है। मिड डे मील समझ में आ गया। अब चौथी बात का ध्यान रखा जाता है, उपलब्धि। अब ये उपलब्धि क्या होता है? उपलब्धि होता है न्यूनतम अधिगम स्तर, MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, स्तर के बच्चों को कम से कम लिखना व पढ़ना सिखाना अनिवार्य है। अब पढ़ने में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिन्हें पढ़ने में समस्या आती है। समस्या का कारण कुछ भी हो सकता है, तो सरकार का काम है यह सुनिश्चित करना कि जिन बच्चों को पढ़ने में समस्या आ रही है और वह किसी भी प्रकार से उनका विकास नहीं हो पाता है, तो उन्हें कम से कम पढ़ना और लिखना सिखाया जाए। क्या किया जाए? पढ़ना और लिखना सिखाया जाए, ठीक है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का लोकव्यापीकरण कब आया? अगस्त 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। इसके अंतर्गत शिक्षा का लोकव्यापीकरण अर्थात शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभ बनाना, आसान बनाना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना, ठीक है। किन बातों का ध्यान रखा गया? पहुंच का, अर्थात जो बच्चे छोटे हैं प्राथमिक विद्यालय में, उनके घर से 2-3 किलोमीटर के ही दायरे में प्राथमिक स्कूल बनाया जाए, और जो माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक क्लास के बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, उनके घर से 3-4 किलोमीटर के दायरे में ही स्कूल बना दिया जाए। फिर हमने क्या किया? नामांकन किया, एनरोलमेंट किया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का नाम रजिस्टर करना सरकार ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उसका नाम रजिस्टर किया जाए। इसके अंतर्गत 2 चीजें आई हमारी, अपव्यय और अवरोध। अपव्यय मतलब बच्चा हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर चला जा रहा है। सबसे ज्यादा स्कूल कौन सी क्लास में छोड़ा जाता है? पहली क्लास में 40%। अवरोध, बच्चा फेल हो जा रहा है और फेल होने के बाद दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर ले रहा है। फिर रोके रखना, रोके रखने के लिए सरकार ने क्या कंसेप्ट लाया? मिड डे मील लाए। मिड डे मील की जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले कब आई थी? 1925 मद्रास में, और स्वतंत्रता के बाद आई थी 1995 हरियाणा में। उपलब्धि क्या करना है हमें? न्यूनतम अधिगम स्तर यानी कि MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के जो बच्चे हैं उनको कम से कम लिखना और पढ़ना सिखाना तो जरूरी ही है। इसके अंतर्गत आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप इसको समझ में आ रहा है आपको, तो आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज है। राइट टू एजुकेशन किसकी फुल फॉर्म है? RT की, शिक्षा का अधिकार। कब आया? अगस्त 2009 में। लागू हुआ अप्रैल 2010 में। लोकव्यापीकरण, शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाना है और 6 से 14 साल के बच्चों का नाम रजिस्टर करना है। पहुंच,
जो बच्चे प्राइमरी लेवल पर हैं उनके घर से 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए, और जो बच्चे माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक पर हैं उनके घर से 3-4 किलोमीटर में स्कूल होना चाहिए। नामांकन, हमें बच्चों का नाम स्कूलों में लिखवाना है, रजिस्टर करवाना है। अपव्यय, हमेशा के लिए स्कूल छोड़ के जाना। अवरोध, फेल होने पर दोबारा शुरू करना। रोके रखने के लिए क्या किया? मिड डे मील स्टार्ट किया। सबसे पहले कहाँ आया था? 1925 मद्रास में। स्वतंत्रता के बाद 1995 हरियाणा में। उपलब्धि के अंतर्गत न्यूनतम अधिगम स्तर यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग स्तर के बच्चों को कम से कम लिखना व पढ़ना सिखाना जरूरी है। आज की क्लास आपको समझ में आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और आप ऐसे ही और सारे टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए थैंक यू।